ये स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। टॉपिक जो है हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैट का बच्चों फोर्थ टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक 4 लेक्चर 1। ठीक, टॉपिक 4 लेक्चर 1। नाम है लेक्चर का, टॉपिक का गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक है बच्चों। तो बच्चों, ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? अगर हम कोई सरफेस कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। ठीक, अगर मैं कोई यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर कर लूं जिसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो इसको लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यस बच्चों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through given area called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी गिवन एरिया में से जो फील्ड लाइंस पास करती हैं बच्चों, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ये जो फ्लक्स होती है, अगर मैं स्मॉल एरिया, बड़ा छोटा सा एरिया कंसीडर कर लूं, तो उसमें से फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगी। अगर आपने ये देखना है ये कैसे बना, तो हल्का सा मैं बता देता हूँ, पूरी डिटेल नहीं बता रहा बच्चों। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, इसमें से जो फील्ड लाइन एरिया में से पास कर रही हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसके प्रोपोर्शनल होगी, हमारे पास ई डी ए। इसी को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लक्स। यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। क्लियर? तो केस वन फ्लक्स का बच्चों, सबसे पहला केस, केस वन में हम क्या पढ़ते हैं, देखो, इफ ई इज कांस्टेंट और यू कैन से यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास कांस्टेंट है या फिर हमारे पास ये यूनिफॉर्म है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो फाई इज इक्वल टू, अगर ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से बच्चों, तो डी ए ई वेक्टर डी ए की इंटीग्रेशन क्या होती है, ए वेक्टर। तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर ये जो थीटा होता है इज द एंगल बिटवीन, इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में ये एंगल होता है। ठीक, यहां तक जो ई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए इज व्हाट, एरिया वेक्टर। क्लियर? यस, आगे चलते हैं। इसके बाद केस नंबर 2, ये मैंने केस नंबर 1 करवाया, आगे लिखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर बच्चों, इफ ई इज वेरिएबल, इफ ई इज वेरिएबल, अगर ई कांस्टेंट नहीं है, ई वेरिएबल है, अगर ई कांस्टेंट नहीं है यानी ई हमारे पास बच्चों वेरिएबल है। ठीक, तो उसके लिए अगर ई वेरिएबल है, तो फाई इज इक्वल टू ई, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद आपने याद रखना है,
बच्चों फ्लक्स जो होती है इज अ स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो फ्लक्स की होती है वो हमारे पास क्या होती है, एसआई यूनिट। देखो बच्चों अगर मैंने इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करनी है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी दो यूनिट्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी होता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से यूनिट कैलकुलेट करना चाहूँ, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की पर कूलम, या फिर वोल्ट, वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर यहाँ पर यही यूनिट यूज करूंगा। अब ये मैं यूनिट लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ओके, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं बच्चों। यस, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो बच्चों ऐसा यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला बताओ क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। कूलम का क्या होता है हमारे पास, चार्ज का एम्पियर इंटू टाइम। मीटर का यानी एल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1। ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला बन गया फ्लक्स का। क्लियर, इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर। फ्लक्स के अंदर सबसे पहले तो है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या चीज होती है, अब एरिया वेक्टर के अंदर बच्चों देखो, अगर ये सरफेस है, कोई भी हमने सरफेस अज्यूम कर लिया, जो सरफेस है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर, ये सरफेस है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर किस तरफ होगा, ऊपर को होगा बच्चों, उसको हम एरिया वेक्टर बोल देते हैं। अगर मैं एरिया स्मॉल कंसीडर कर लूं तो उसका भी परपेंडिकुलर सरफेस ऊपर को ही होगा, ये स्मॉल मान लिया तो भी उसका परपेंडिकुलर जो है वो ऊपर को ही होगा। तो एरिया वेक्टर अगर मैं स्मॉल पार्ट का लिखना चाहता हूं तो एरिया इनटू डायरेक्शन एन कैप। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है, डीए, डायरेक्शन क्या है, एन कैप। जो ये एन कैप होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, आगे लिखेंगे फॉर ओपन सरफेस एरिया, फॉर ओपन सरफेस। मैं दो तरह के सरफेस यहां पर हम स्टडी करेंगे, एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में लिखो बच्चों एरिया वेक्टर, ओपन सरफेस में एरिया वेक्टर आउटवर्ड या फिर इनवर्ड, कोई भी कंसीडर कर ले सकते हो। अगर हमारे पास ओपन सरफेस होगा तो हम उसका एरिया बच्चों आउटवर्ड भी मान सकते हैं, उसका एरिया हम इनवर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। देखो कैसे, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, मैंने इसका ये एरिया अज्यूम कर लिया बच्चों, ये वाला। इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड है बी, ये वाली, ये मैंने बी साइड अज्यूम कर ली। इसका मैंने एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है बच्चों। सबसे पहले तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर पड़ा है
तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन के लिए मैंने इसको रख दिया एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर किधर को होगा, आप रखकर देखो एक्स वाई प्लेन वाली वॉल देखो, उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे वो आप पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप वो नेगेटिव। जैसे मेरे पास ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल का मान लो ये वॉल है मेरे पास ऐसे, इसका जो परपेंडिकुलर है ऐसे भी हो सकता है, ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका ऐसे भी हो सकता है, बाहर को भी हो सकता है और अंदर को भी हो सकता है, ये अंदर को है और ये बाहर को है, ठीक है। यानी इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन या तो प्लस के कैप हो सकती है या फिर माइनस के कैप। एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन क्या होती है, या अंदर को हो सकता है ओपन सरफेस का एरिया, या बच्चों बाहर को हो सकता है। so, इसके बाद सेकेंड एग्जांपल करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां पर बच्चों मैंने डिस्क रख दिया ऐसे, ये मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का एरिया वेक्टर बताना है कहाँ होगा। यस, इस डिस्क का एरिया वेक्टर बताना है हमने कहां पर है। ये डिस्क ऐसे पड़ी है बच्चों, अगर ये डिस्क ऐसे पड़ी है तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर को परपेंडिकुलर अपवर्ड। परपेंडिकुलर अपवर्ड का मतलब क्या होता है, जे कैप की तरफ एरिया की वैल्यू कितनी होगी, यू नो, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया, इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू इसका रेडियस, अगर हमें आर दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर अपवर्ड, अपवर्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जे कैप। अब बच्चों मैं इसको अपवर्ड बाहर को भी मान सकता हूं और अंदर को भी मान सकता हूं, तो यानी प्लस जे और माइनस जे, दोनों में से हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। आगे चले बच्चों, यस, लिखो आगे फिर, फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया, ये मैंने ओपन के लिए लिखा, अब हम लिखेंगे क्लोज्ड सरफेस एरिया के लिए। राइट डाउन क्लोज्ड सरफेस। अगर मैं बच्चों क्लोज्ड सरफेस की बात करता हूं तो आउटवर्ड नॉर्मल, अगर सरफेस बंद है, जैसे एक कमरा बंद होता है चारों तरफ से, ठीक, पहले जो सरफेस था ओपन था, वो 2D वाला था, अब ये 3D वाला आप ये कह सकते हो, ठीक। ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल इज ऑलवेज एरिया वेक्टर, इसका आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वो हमेशा एरिया वेक्टर होगा। लाइक क्यूब, अगर मैं बात कर लूं, एक क्यूब है, क्यूब कमरा हमारा चारों तरफ से बंद होता है बच्चों, क्लोज सरफेस है ये। अगर कमरा हमारा चारों तरफ से बंद है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हरेक वॉल का एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड, हरेक वॉल का एरिया जो होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक। जैसे कि ये वॉल है, इस वॉल का जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर को होगा। इस हमारी छत का एरिया परपेंडिकुलर ऊपर को, टुवर्ड्स स्काई, ठीक। हमारी इस वॉल का एरिया बाहर को, हमारे ग्राउंड का, जो हमारा फ्लोर है, ग्राउंड है, उसका जो एरिया है परपेंडिकुलर ग्राउंड के अंदर को, नीचे को, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया आपको। यानी अगर क्लोज्ड सरफेस बच्चों हम कंसीडर करते हैं, उसका एरिया हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड को ही होता है। जैसे कि मैं और कंसीडर कर लेता हूं शेप्स कुछ, ये मेरे पास स्फेरिकल बॉडी है, ये बंद है, स्फेरिकल बॉडी पूरी की पूरी, ठीक है। अब इस स्फेरिकल बॉडी का जो एरिया होगा वो बाहर को होगा,
हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर एरिया इसका किधर को होगा बच्चों को, बाहर। यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड। यहाँ किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर किस डायरेक्शन पर होगा, परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। क्लियर। यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाना है बस आपने, परपेंडिकुलर आउट, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल सरफेस की, ये क्यूब हो गया, ये स्फेरिकल हो गया, और अब हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेस की। मैंने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किया है बच्चों, ये है मेरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस। अगर मैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एरिया की बात करूं तो वो परपेंडिकुलर अपवर्ड, इसका जो एरिया परपेंडिकुलर इस तरफ, इसका जो एरिया परपेंडिकुलर इस तरफ, और इसका जो एरिया वो परपेंडिकुलर इस तरफ होगा। यस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है जिसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं क्लोज सरफेस के, तो उसका जो एरिया होता है बच्चों वो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होता है। एरिया वेक्टर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बच्चों एरिया वेक्टर के बाद हम आगे चलते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मैंने आपको एरिया वेक्टर इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर एरिया हम फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। मेरे पास कोई शीट है ऐसे, ये मेरे पास कोई शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एरिया है इसका परपेंडिकुलर इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 90 डिग्री। तो फ्लक्स बताओगे कितनी होगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ई और ए में एंगल जो है वो 90 है, cos 90 क्या होता है, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0। ठीक, इसी तरह आगे चलते हैं हम। यस, आगे कर रहे हैं हम। इसके बाद मान लो शीट मैंने ऐसे रखी है बच्चों, ये मैंने शीट रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरा इस तरफ है, इस तरफ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मेरे दो केसेस है, अगर ये ओपन सरफेस है इसके अंदर मैं कुछ रख नहीं सकता, क्लोज सरफेस नहीं है, तो एरिया बाहर को भी हो सकता है, एरिया अंदर को भी हो सकता है। अगर एरिया बाहर को है तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी बच्चों, ई ए कॉस, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो उनमें एंगल कितना बन गया, 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, ई ए, इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। यानी थीटा जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 बनेगा तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम। इसी तरह अगर मैं बात करूं इसके उलट, अगर मैं एरिया वेक्टर इस तरफ मान लूं, क्योंकि ओपन सरफेस का तो एरिया इनवर्ड भी मान सकते हैं आउटवर्ड भी मान सकते हैं, तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगी, ई ए कॉस 180। कॉस 180 का मतलब क्या होता है हमारे पास बच्चों, कॉस 180 होता है -1, तो माइनस। क्लियर, यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। जहां पर माइनस आ गया ना, माइनस का मतलब होता है इनवर्ड फ्लक्स, यहाँ प्लस आ गया, इसके आगे प्लस है, इसका मतलब होता है आउटवर्ड फ्लक्स, फ्लक्स यहाँ बाहर जा रहा है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, जनरल क्वेश्चन। अभी तक मैंने इसके केसेस ही बताए थे, थीटा 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, 90 हो सकता है,
इस पर 0 और 180 पर मैक्सिमम फ्लक्स होती है और 90 पर 0 फ्लक्स होती है। अब बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने ऐसे है जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एक्स जेड प्लेन है हमारे पास। कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड। एक्स जेड प्लेन का मतलब क्या होता है? हमारा फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने का एंगल बना रही है बच्चों? 30 का एंगल बना रही है। तो हमने फ्लक्स पता करना है। अब सिंपल सी बात है, आप ये देखो, अगर ग्राउंड फ्लोर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंगल बना रही है, ऐसे कुछ, ये 30 का एंगल बना रही है, ठीक। अब हमारे पास एंगल जो थीटा होता था वो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरा ग्राउंड है, सारी कॉपी ग्राउंड है, तो एंगल ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। लेकिन एंगल कौन सा होता था हमारे पास? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर तो ये है नहीं, एरिया वेक्टर कौन सा होता है? इसका परपेंडिकुलर, ग्राउंड का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर क्या होगा? ये वाला। अगर ये ग्राउंड का परपेंडिकुलर ये है, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो एंगल ये वाला कितना होगा बच्चों? ये वाला एंगल, ये जो दोनों पेन के बीच में एंगल पूछ रहा हूं मैं, अगर नीचे वाला ग्राउंड के साथ 30 है तो ऑब्वियसली ये 60 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का इसके साथ एंगल 90 था। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राउंड के साथ एंगल 30 दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 60। तो फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगी? ई ए कॉस 60। कॉस 60 बच्चों कितना होता है? 1/2। तो ई ए बाय 2 आ जाएगा। यानी आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एंगल भी दे सकता है, कई बच्चे डायरेक्ट एंगल पुट कर देते हैं, डायरेक्ट एंगल हमने पुट नहीं करना। अगला क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, नीट के पेपर में, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नीट की प्रॉब्लम है बच्चों, नीट के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखो, ये सरफेस है ऐसे, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है, फ्लक्स कैलकुलेट करनी। अब आप ये देखो, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन कौन सा होगा हमारा? वाई जेड जो हमारे सामने की वॉल है, अगर ये वॉल मैं ऐसे खड़ी कर दूं, ठीक, समझ आ रहा है आपको? ऐसे खड़ी कर दूं, ये सामने की वॉल, ये मेरे वाई जेड प्लेन हो गया। मेरे सामने की जो वॉल है वो वाई जेड प्लेन है। अब मैंने इसकी फ्लक्स पता करनी है, तो फ्लक्स कितनी होगी? अब आप ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है इसके, मतलब वाई जेड प्लेन में से, इसके पैरेलल ही है, ठीक। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल ही दी हुई है, हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ। और दूसरी बात, वाई जेड प्लेन का जो हमारी सामने वॉल का जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा, दोनों में से एक होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पैरेलल ही है, तो परपेंडिकुलर एरिया जो होगा परपेंडिकुलर होगा। एरिया परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के अंदर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। दोबारा फिर समझो ये कैसे है, ये वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। अब इनका एरिया क्या होगा? वाई जेड प्लेन का ऑब्वियसली एरिया परपेंडिकुलर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होगा ना। मान लो ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर होगा इनके, इनके परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है बच्चों। इसका परपेंडिकुलर क्या बना? ये वाला। तो दोनों पेन में देखना एंगल कितना है, ये दोनों पेन में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितनी होगी? ई ए cos 90 इज इक्वल टू 0। यस, आपको क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्यूब है हमारे पास, ऐसे मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया है, ये क्यूब है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है कुछ,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें कह रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आप ये देखो कि हमारे रूम की दो वॉल में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। मैं इस रूम के अंदर बैठा हूँ, इसकी दो वॉल्स हैं, एक इधर वाली है और एक इधर वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है दो रूम्स के अंदर, ठीक है। तो दो वॉल्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, बाकी तो किसी में से नहीं कर रही। कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। 6 में से कितने फेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है? 2। जिन दो में से पास करेगी उन दो में से ही फ्लक्स होगी, बाकियों में फ्लक्स नहीं होगी। क्लियर बच्चों? वो कैसे? देखो, फाई टोटल, पहले तो मैं दो वो सरफेस कंसीडर कर रहा हूं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी, दूसरे में लीव करेगी। जिसमें एंटर करती है फ्लक्स उसमें हमेशा नेगेटिव होती है, मैंने आपको बताया इनवर्ड फ्लक्स हमेशा नेगेटिव। इनवर्ड कितनी हो जाएगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया ए है, तो इनवर्ड कितनी हो जाएगी? माइनस ई ए। अच्छा, इससे निकल रही है तो इसकी आउटवर्ड कितनी हो जाएगी? आउटवर्ड के लिए मैंने आपको क्या बताया था? प्लस ई ए। आउटवर्ड के लिए प्लस ई ए होगी, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बच्चों, ऐसे जा रही है। ये हमारी छत है, छत का एरिया किधर होगा? ऊपर होगा एरिया। अगर छत का बच्चों एरिया हमारे पास ऊपर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो एंगल कितना बन गया? 90, 0। इसी तरह जो ग्राउंड फ्लोर है उसका एरिया नीचे को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एरिया होगा नीचे को, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर को, तो उसका भी एंगल 90 बन गया, तो 0 हो गया। जो ये वाला सरफेस है इसका बाहर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका भी 0, यानी बाकी सभी का 0। जिसमें से पास होती है बेसिकली बच्चों उसी की इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है। टोटल क्या आ गया यहाँ पर? 0। इसका मतलब बच्चों हमने एक रिजल्ट और निकाला। यहाँ पर हमने कौन सा रिजल्ट कैलकुलेट किया वो आप देखो। इसके अंदर हमने ये देखा कि अगर किसी कमरे के अंदर फील्ड लाइन एंटर करके लीव करती हैं तो जितनी फील्ड लाइन एंटर की माइनस ये, जितनी आउटवर्ड निकली प्लस ये, यानी टोटल फील्ड फ्लक्स कितनी होगी? 0। यानी जितनी एंटर की उतनी ही लीव कर गई, तो टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस की क्या होती है बच्चों? 0 होती है, ठीक। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई सरफेस रखा हुआ है, कुछ ऐसा स्फेरिकल सरफेस रख दिया, मुझे कह दिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं ई, और यहाँ से लीव कर रही हैं, तो फ्लक्स बताओ। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी बच्चों? पाई टोटल 0, ठीक। किसी भी शेप का हो, जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं उतनी अगर लीव करें तो फ्लक्स क्या होगी? 0। कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हो, जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं उतनी क्या करेंगी? अगर लीव करेंगी तो फ्लक्स टोटल क्या होगा? 0। तो बच्चों हम लिख लेते हैं इसमें, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एंड थ्रू एनी, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, total flux through any closed surface due to uniform electric field, due to uniform electric field is always 0, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के थ्रू क्या होती है? 0 होती है। यहां तक क्लियर आपको? इसके बाद हमारे पास हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सीबीएसई में भी काफी बार आया हुआ है, कंपटीशन में भी पूछता है काफी बार, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं अगला। यस बच्चों, क्वेश्चन की डायग्राम नोट कर लो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर मैंने एक क्यूब बना दिया,
ये एक बन गया क्यूब। ये क्यूब के दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो क्यूब का दिया हुआ है ई नॉट एक्स आई कैप। जो क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक। ये जो क्यूब वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर पड़ा है, एल डिस्टेंस पर। क्यूब की साइड जो है वो ए है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब में से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमारा फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। एक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस मैंने बताया था 0, बट यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। लेकिन जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ये फील्ड चल रही है। क्लियर? तो अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कौन से दो सरफेस से पास कर रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अगर दो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है तो दो में से ही फ्लक्स होगी जिनमें से पास करती है, जिसमें एंटर कर रही है। अगर ऐसे जा रही है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें एंटर कर रही है तो माइनस ई होगी, इसमें से लीव कर रही है तो प्लस ई होगी। तो मैं फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर रहा हूं ई ए माइनस का। यस बच्चों, यहां तक ठीक है। अब E की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ई नॉट एक्स। एक्स कितना चल रही है, यहां से यहां तक एल चल रही है। एरिया, एरिया कितना होगा इसका, साइड का स्क्वायर। इसकी साइड, क्यूब की साइड दी हुई है ए, तो इसका साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये एरिया आ गया। इसी तरह फ्लक्स 2 की निकालनी है, इसमें से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली प्लस ई ए होगा। ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एक्स कितना है हमारे पास, यहां तक देखो, अब इस सरफेस तक पहुंचने के लिए कितना चलेगी फील्ड, एक्स सॉरी एल प्लस ए। फील्ड लाइन चल गई, यानी एक्स की जगह पुट कर लिया एल प्लस ए इनटू एरिया कितना होता है। यस बच्चों, यहां तक क्लियर। इसकी मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा ई नॉट एल ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, फाइव वन प्लस फाइव टू। फाइव वन की वैल्यू कितनी है, ई नॉट एल ए स्क्वायर प्लस ई नॉट एल ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब। ये दोनों क्या होगी, कैंसिल होगी। तो फ्लक्स टोटल कितनी होगी, ई नॉट इंटू ए क्यूब। ये मेरे पास फ्लक्स आ गया। यस बच्चों, क्लियर है। अब हम एक नीट की भी प्रॉब्लम करेंगे, नीट जेई की प्रॉब्लम। ठीक, बच्चों जो मैं लेक्चर यहाँ पर आपको लेक्चर जो भी हम में कवर करते हैं, इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। बोर्ड की हो, जेई की हो, नीट की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सारे मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको डीपीपीज मिलती हैं, जो डीपीपीज की हमारी लाइव डिस्कशन रहती है, और इसके साथ साथ आपको अदर बुक्स जो है वो भी हमारे साथ साथ डिस्कशन चलती रहती है। तो क्वेश्चन लिखो फटाफट बच्चों। हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो है 6 आई कैप 3 जे कैप 4। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस। एरिया हमें दिया हुआ है 20 यूनिट्स, लेइंग इन वाई जेड प्लेन।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन दिस वन, फ्लक्स कैलकुलेट करनी है हमने, एरिया हमें कितना दिया हुआ है 20 यूनिट्स, किस प्लेन में लाई कर रहा है वाईजेड प्लेन में। तो सॉल्यूशन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 6 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। ठीक, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर, ई की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। एरिया वेक्टर हमें कितना दिया हुआ है 20 यूनिट्स, 20 वाई जेड प्लेन। बच्चों वाई जेड प्लेन अगर है उसका जो है परपेंडिकुलर क्या होगा वाई जेड का, एक्स परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो एक्स के अलोंग क्या होता है आई कैप होता है, तो एरिया आ जाएगा 20 आई कैप। तो ये कितना बन गया 120, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ गई 120। क्लियर यहां तक? यस बच्चों, इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है इसके अंदर, आप इसमें शॉर्टकट ये लगा सकते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे ई ए होता है, ई जो होती है इसको बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर थी बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग कितना था 6, तो मैं सीधा ही इसको सॉल्व कर सकता हूँ 6 इंटू 20 दैट इज 120, ये मैं सीधा ही सॉल्व कर सकता हूँ इसको, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, यस करिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हमारे पास अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड 3 आई कैप 2 जे कैप न्यूटन पर कूलम exists in a region, exist in a region, calculate the electric flux linked with a square of side 0.5 meter held parallel to, फर्स्ट है yz प्लेन, सेकंड है xy प्लेन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 3 आई कैप 2 जे कैप, हमें फ्लक्स पता करनी है वाई जेड प्लेन की। ठीक है, अगर मैंने वाई जेड प्लेन की फ्लक्स पता करनी है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर कितना दिया हुआ है 3 आई कैप 2 जे कैप। ठीक, अब एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, साइड कितनी दी हुई है 0.5, तो स्क्वायर है तो एरिया कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई जेड प्लेन की बात कर रहा है, वाई जेड प्लेन का जो एरिया होगा, अगर सरफेस वाई जेड प्लेन है तो उसका जो एरिया होगा परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा आई कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे, आई डॉट जे तो 0 होता है, तो ये बन जाएगा 0.75 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट होती है फ्लक्स की। अगर मैंने वाई जेड का निकालना है, कैलकुलेट करनी है फ्लक्स, तो वाई एक्स सॉरी एक्स वाई का कैलकुलेट करना है, तो 3 आई कैप 2 जे कैप, एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों जेड, यानी जेड के अलोंग एरिया वेक्टर होगा, यानी के कैप होगा। अब के तो है नहीं यहाँ, के डॉट आई भी 0 होगा, के डॉट जे भी 0 होगा, तो यानी ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चलते हैं नेक्स्ट।
लिखो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, राइट डाउन क्वेश्चन। अ होलो सिलेंडर box, cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system. Three-dimensional coordinate system. The electric field in the region is given by E vector is equal to 50x I cap. Find net flux through the cylinder. Find a net flux through the cylinder. डायग्राम नोट करो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया बच्चों, यहां तक। ये सिलेंडर का सरफेस A है, ये B है, ये साइड 1 मीटर है और ये साइड भी 1 मीटर है। ठीक, यहां तक देखो, इतना क्लियर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने फ्लक्स पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग दी हुई है, एक्स एक्सिस के अलोंग दी है, तो इन दो सरफेस से फील्ड लाइन पास करेगी। ठीक, तो लिखो सॉल्यूशन। फिफ्टी एक्स आई कैप, एरिया हमें कितना दिया हुआ बच्चों, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 25 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, दो सरफेस से फ्लक्स होगी, एक ए में से और एक बी में से। ए में फील्ड लाइन देखो ऐसे जा रही है बच्चों, अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ए में एंटर कर रही है, बी से लीव कर रही है। जहां पर एंटर करती हैं वहां पर फॉर्मूला क्या होता है, -a, आपको पता ही है। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50। x कितना चल गई, यहां से लेकर यहां तक कितना चल गई, इस सरफेस से पास होने के लिए 1 मीटर चली है। एरिया कितना है, 25 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आ जाएगा -0.125 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। अगर मैं फ्लक्स बी में से पता करना चाहूं यहां से, तो यहां से फ्लक्स क्या आएगी, प्लस ई ए। प्लस ई ए का मतलब क्या है, ई की वैल्यू कितनी है 50, एक्स कितना चल जाएगा इस सरफेस के लिए, 1 ये चल गया, 1 ये, तो टोटल कितना चल गया 2। एरिया कितना है 25 इंटू 10 की पावर -4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 0.25 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी 5a प्लस 5b। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं बच्चों, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास आ जाएगी -0.125 प्लस 0.25। इसको मैं टोटल को सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरा 0.125 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करके देख लेना, जो भी आए वो आंसर। ठीक बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। कल हम करेंगे गॉस लॉ। आज हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।